नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका T2D न्यूज़ पर। आइए जानते हैं आज देश भर की सभी ताज़ा और मुख्य खबरें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता दें कि अयोध्या में 10 जून से शुरू होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। देखते हैं आगे। भाजपा नेता को भी हुआ कोरोना, इसके बारे में भी देखेंगे। कोरोना से क्रिकेट में हुई बड़ी बदलाव, इसके बारे में भी देखते हैं आगे। आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में भी खबर आ रहा है, इसके बारे में देखते हैं। 90,762 शिक्षकों की भर्ती बिहार में। तो चलिए दोस्तों एक एक कर सभी खबरों को विस्तार से देखते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले कोरोना पर नजर डालें तो बता दें 24 घंटे में पूरे देश में 9,971 नए मामले सामने आए हैं। तो अब तक का अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 2,66,000 के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें 1,29,000 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं 7,466 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में इस वायरस से 71 लाख से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 4,08,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। इसके साथ ही दिल्ली के बारे में बात करें तो देखते हैं एक रिपोर्ट मनीष सिसोदिया के साथ। 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना रिपोर्ट आया निगेटिव। जी हाँ, तो चलिए इसके साथ ही थोड़ा अरविंद केजरीवाल को भी सुन लें। कोरोना भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसीलिए मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी एहतियात बरतने के लिए 3 चीज़ें बार बार कही जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, मास्क पहनें। मैं देखता हूँ कि कई लोग घर के बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क पहने हुए। मास्क पहन के आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, मास्क पहन के आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार बार हाथ को धोना, ये 3 चीज़ें अपने को अच्छे से करनी है। लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी विनती बुजुर्गों से है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप ये मान के चले कि आपके लिए लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। डॉक्टर महेश वर्मा वाइस चांसलर हैं IP यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सुनील कुमार मेडिकल डायरेक्टर हैं GTB हॉस्पिटल के, डॉक्टर अरुण गुप्ता ये प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, डॉक्टर RK गुप्ता ये एक्स प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ये ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। इन 5 लोगों की कमेटी ने विचार विमर्श करके और दिल्ली की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर नज़र डाल के उसको सारे को असेस करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की ज़रूरत होगी। ये कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। इन सारी चीज़ों पर आज कैबिनेट ने गौर किया। अभी थोड़ी देर पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट ने गौर करके ये निर्णय लिया है कि हमें एक संतुलन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार में 10,000 बेड है, केंद्र सरकार में भी 10,000 बेड है। तो एक तरफ कल से हम बॉर्डर्स खोल देते हैं। बॉर्डर्स को खोलने के बाद दिल्ली सरकार के जो 10,000 दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं, वो अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व होने चाहिए। केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं उसमें भी 10,000 बेड्स हैं, वहाँ पे कोई भी देश भर से आके अपना इलाज करा सके। उसके ऊपर दिल्ली सरकार कोई आदेश नहीं पारित कर रही, उसके ऊपर कोई तो चलिए दोस्तों इसके साथ ही बता दें अयोध्या में 10 जून से शुरू होगा भव्य राम मंदिर का निर्माण। जी हाँ दोस्तों, बता दें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 10 जून यानी बुधवार से शुरू होगा, जिस दिन मंदिर की नींव के लिए पहली ईंट रखी जाएगी। मंदिर न्यास के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर राम जन्मभूमि स्थल पर कुबेर टीला मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों बता दें भाजपा नेता सिंधिया और उनकी मां को हुआ कोरोना, मैक्स अस्पताल में हुई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना वायरस का संक्रमण देश में तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। रोज नए नए मामले बढ़ रहे हैं।
अब इस वायरस के संक्रमण को चपेट में भाजपा नेता सिंधिया और उनकी मां भी आ गए हैं। मध्य प्रदेश के गुना से पूर्व सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता सिंधिया और उनकी मां को कोरोना हो गया है। उन्हें इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल ने उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी है। दिल्ली के साकेत मैक्स अस्पताल में फिलहाल इनका इलाज चल रहा है। बता दें कि साकेत का मैक्स अस्पताल कोविड-19 अस्पताल में तब्दील है ताकि यह कोरोना की जंग में और बेहतर तरीके से अपनी सेवा दे। इसी के साथ दोस्तों बता दें, नेपाल के उप प्रधानमंत्री बोले बातचीत के साथ सुलझाएंगे भारत से विवाद, सेना की तैनाती का सवाल ही नहीं। जी हां दोस्तों, बता दें नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के साथ बातचीत के माध्यम से सीमा विवाद को सुलझा लिया जाएगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों की सीमा पर सेना की तैनाती का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। आपको बता दें कि नेपाल ने हाल में ही देश का संशोधन राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपुलेख, कालापानी और लिम्पिया भूरा पर दावा किया था। इसके साथ ही दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेना पीछे हटी। जी हां दोस्तों, बता दें पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नज़दीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से चल रहा विवाद थमा है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई है। चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना और वाहनों को 2.5 किलोमीटर पीछे लेकर चले गए हैं। हालांकि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच कई राउंड की कूटनीति और सैन्य स्तर की बातचीत हो चुकी है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, कोविड-19 की वजह से क्रिकेट में हुए बड़े बदलाव। इस क्रिकेट में कोरोना सब्स्टिट्यूट को मिली मंजूरी, गेंद पर लार के इस्तेमाल पर बैन। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की वजह से क्रिकेट पर ब्रेक लगा गया है। अब धीरे धीरे इसको फिर से शुरू करने की कवायद हो रही है। अनिल कुंबले की अध्यक्षता में आईसीसी क्रिकेट समिति की सिफारिश को आईसीसी ने मानते हुए अब कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर टेस्ट मैच के दौरान खिलाड़ी के लिए सब्स्टिट्यूट लाने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर अस्थायी बैन को भी मंजूरी दे दी है। खेलने के नए नियमों के तहत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कोरोना महामारी के चलते अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में लॉजिस्टिक की चुनौतियों का हवाला देते हुए बायलैटरल सीरीज में स्थानीय अंपायरों को भी मंजूरी दे दी है। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई। जी हां दोस्तों, बता दें कोरोना वायरस से फैली महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज मोटर वाहनों के डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी डेट को और आगे बढ़ाने की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्री और दूसरे कागजों की वैलिडिटी को 30 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसे लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की है। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है, असम के तेल कुएं में लगी आग पर काबू पाने में लग सकता है 1 महीना, वायुसेना मदद के लिए तैयार। जी हां दोस्तों, बता दें असम ने तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल कुएं में मंगलवार 9 जून को भीषण आग लग गई है। कुएं से पिछले 14 दिन से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल कुएं में लगी आग इतनी भीषण है कि उसकी लपेट 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से देखी जा सकती है। कई मीटर की ऊंचाई तक धुएं का गुब्बारा उठ रहा है। 27 मई को हुए भीषण विस्फोट के बाद आज की घटना से आसपास की जैव विविधता को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कुएं का आग बुझाने में जुटे सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का एक दमकली बुरी तरह घायल हो गया है। ऑयल इंडिया का कहना है कि इस आग पर काबू पाने में 4 सप्ताह तक का वक्त लग सकता है। इसके साथ ही दोस्तों बता दें, आत्मनिर्भर भारत योजना 8 करोड़ में से सिर्फ 24 लाख प्रवासी मजदूरों तक पहुँचा है लाभ। जी हाँ दोस्तों, बता दें कोरोना संकट में प्रवासी मजदूरों को तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र ने 2 माह तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का ऐलान किया था, पर तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक सिर्फ 24 लाख मजदूरों तक इस योजना का लाभ पहुंचा है, जबकि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 8 करोड़ मजदूरों को शामिल किया गया है। आत्मनिर्भर भारत योजना को लागू हुए 1 माह पूरा होने वाला है, पर अभी तक कई राज्य जिन्होंने अनाज का वितरण तो दूर, अभी तक भारतीय खाद्य निगम की तरफ से आवंटित अनाज को उठाना भी शुरू नहीं किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जून के अंत तक सभी लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना मुश्किल है। इसी के साथ दोस्तों बता दें, बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहां पर निकली है 90,762 शिक्षकों की भर्ती, 31 अगस्त तक करें आवेदन। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार में टीचरों की बम्पर भर्ती निकली है।
इसके तहत 31 अगस्त तक 90,772 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक और जहां कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही है, वहीं बेरोजगार युवाओं के लिए यह बड़ा अवसर है। बिहार सरकार 90,772 प्राथमिक शिक्षकों को 31 अगस्त तक नियोजन पत्र देने जा रही है। शिक्षा विभाग ने नियोजन के लिए नया शेड्यूल जारी कर दिया है। ऐसे में बिहार में सरकारी टीचर बनने की यह इच्छा आपकी जल्दी ही पूरी हो सकती है। हालांकि इसके लिए आपको नियोजन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। नियोजन के लिए NIOS से 18 महीने का DLED करने वाले अभ्यर्थी 15 जून से 14 जुलाई तक आवेदन भर सकेंगे। इसी के साथ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों चलिए अब आज के सोने चांदी का भाव देखें तो बता दें आज सोने के भाव में 260 रुपये का उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 24 कैरेट 46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ है। वहीं चांदी में आज 40 रुपये का गिरावट देखने को मिला है। इसी के साथ चांदी 47,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए और बड़े खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।